दोस्तों, जैसे जैसे गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में या बाकी जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, या अमेरिका का जैसे जैसे अपना भसड़ मचा हुआ है, या कंसोलिडेशन मोड में मार्केट है, या कई सारी अवेयरनेस कोविड के बाद में जब फैली है, वैसे वैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान बढ़ा है। कहाँ 2022 में 22 लाख करोड़ रुपया था, और कहाँ टोटल ईयूएम म्यूचुअल फंड एमसीज का कितना हो गया, 50 लाख करोड़ हो गया है। कहाँ 6000 करोड़ रुपया पर मंथ एसआईपी के थ्रू आता था, कहाँ आज के टाइम पर 18,000 करोड़ रुपया पर मंथ आ रहा है। तो ये सारे सीनरियो जो है ना, ये म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कि लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की संख्या है, वो काफ़ी डाउन है। काफ़ी डाउन होने की वजह से आज के टाइम पर क्या है, जितना इन्फ्लो आना चाहिए, जितनी हमारी आबादी है, उतना इन्फ्लो नहीं होना चाहिए। और सेबी की चीफ माधवीपुरी बूच मैम ने इस पर एक चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, जब तक आम इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक ये सारी चीजें क्या होंगी, एक टाइप के अधर में लटकी रहेंगी। तो आइए हम आज जान लेते हैं पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आप लोग तो बड़े खुश हो गए होंगे कि जुगानी भैया आज तक मेरे को पॉपुलर फंड बताएंगे। नहीं, सबसे पहले क्या है कि जरूरत के हिसाब से और गोल के हिसाब से आप अपनी जरूरत को, अपने गोल को आप अच्छे से बेटर जानते हो, ना कि कोई दूसरा जानता है। ठीक है ना। तो जैसे कि अपने आप को आप जानते हो ना, द बेस्ट तो आप जानते हो, आप क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप अपने आप को बेटर जानते हो। उसी प्रकार से जब आपको ये चीजें मालूम चल जाएंगी, तो आपको क्या होगा, सिलेक्शन करना आ जाएगा अपने गोल के मुताबिक, अपने एज के मुताबिक, अपने क्या बोलते हैं, अपने वो एपेटाइट के मुताबिक, आपके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसको 4-5 भागों में कवर कर लेते हैं। आपको पता मैं 4-5 भागों में कवर करता हूं। सबसे पहले व्हाट इज द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का आपको पता ही है कि ये क्या होता है, एक कंपनियों का समूह होता है, जिसके अंदर आपका एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर क्या करता है, आपसे कलेक्टिव पैसा लेकर के कई सारे शेयर्स में निवेश करता है। जिन शेयर्स को एक आम आदमी नहीं खरीद सकता है, उसको क्या करता है, वो फंड मैनेजर अवेलेबल करवाता है, और चाहे माइक्रो में, चाहे नैनो में, चाहे कुछ भी पार्ट में आदमी को उसका शेयर मिलता है, उसकी कमाई का लाभ मिलता है। लेकिन यह एक जोखिम के अधीन है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसको आदमी को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक गोली तबाही करने के लिए काफ़ी है, जिससे आपका कॉर्पस 50% या 60% तक नीचे डाउन जा सकता है। तो इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले आप इसको सोच समझ करके आइएगा। जो इसके सेफ्टी प्रिकॉशन से आगे भी बताए जा रहे हैं, तकरीबन बीच बीच में आपको इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आप इसके उतार चढ़ाव से बिल्कुल अवगत रहें। दूसरा, 2 टाइप के इसके प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा होता है रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान ये आप जान लीजिए। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, आपकी फीस कम होती है, आप उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, आप उसको खुद मैनेज करते हैं। रेगुलर प्लान वो प्लान होता है जो कि आप किसी एजेंट या ब्रोकर के थ्रू लेते हैं, या आप बैंक के थ्रू लेते हैं, लेकिन उसमें कई सारी प्रोबेबिलिटीज ऐसी हैं कि जिसमें आप ठगे जा सकते हैं। आपको गलत तरीके का प्लान दिया जा सकता है, जिससे आपका रिटर्न कम हो सकता है जिसके लिए आप आए हैं, और दूसरा आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको सही तरीके से फीस ले करके और आपको सही फंड, सही राय दे देता है तो ठीक है, बट आप रेगुलर प्लान के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आपको वो फंड दे दिया जाएगा। जैसे LIC वाले, कई लोगों को गलत एजेंट्स क्या करते हैं, LIC के प्लान कई हैं, लेकिन एजेंट्स क्या करते हैं, जहां पर उनका बेनिफिट होता है वो प्लान सौंप देते हैं। फिर उसके बाद में कई लोग पूछते हैं कि भैया अब हम क्या करें, हम इसके बाद में फंस गए हैं। तो उनका कई सारे सिनेरियोज होते हैं, केसेस होते हैं, स्टडी करने के बाद में फिर उनको राय सलाह दी जाती है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आपको जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका है, केवल और केवल 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। चौथा आप मान लीजिए कि इंडेक्स फंड हो गया, पहला आपका स्मॉल कैप फंड हो गया, दूसरा आपका मिड कैप फंड हो गया, तीसरा आपका स्मॉल कैप फंड हो गया। लार्ज कैप फंड वो फंड्स होते हैं जिसके अंदर टॉप की 100 कंपनियों के पैसे लगते हैं। 65 से 70% ये सेबी का रूल है कि लार्ज कैप का अगर फंड है तो उसका पोर्शन जो होगा एलोकेशन का, उतना पोर्शन होगा। बाकी में कहीं यहाँ वहाँ आपका फंड मैनेजर कर सकता है, बट इतना पोर्शन करना ही पड़ेगा। पहले क्या होता है, रिटर्न के चक्कर में आपके फंड मैनेजर क्या करते थे, स्मॉल कैप का पोर्शन बढ़ा देते, मिड कैप का पोर्शन बढ़ा देते थे, मिड कैप का पोर्शन बढ़ा देते थे, लार्ज कैप का कम कर देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं, आपका लार्ज कैप का फंड है तो लार्ज कैप का पोर्शन उसमें ज्यादा होगा, मिड कैप का फंड है मिड कैप का पोर्शन ज्यादा होगा, स्मॉल कैप का फंड है तो स्मॉल कैप का पोर्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये सेबी ने इसलिए किया है कि जिस इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट क्षमता ज्यादा है
वही स्मॉल कैप फंड लेगा जिस इन्वेस्टर की जो है रिस्क लेने की एपेटाइट क्षमता कम है, वो क्या करेगा, मिड कैप फंड लेगा। जिसकी और ज्यादा जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और लार्ज कैप फंड लेगा। तो फंड मैनेजर्स की मनमानी को रोक लगाने के लिए ये सेबी ने इस टाइप का डिसीजन लिया है। लेकिन हाँ, एक विंडो जरूर दिया है, जैसे कि हर गवर्नमेंट करती है। उन्होंने विंडो एक दे दिया है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के ऑप्शन में, जिसमें कि फॉरेन की इक्विटी का भी आप ले सकते हैं, क्या मजा ले सकते हैं, मैं इसको बोल सकता हूँ, या टेस्ट ले सकते हैं, इसको मैं बोल सकता हूँ। बट उसमें फंड मैनेजर अपने स्वविवेक के अनुसार क्या कर सकता है, इधर उधर चर्निंग कर सकता है। बट उसके भी कई सारे हैं, वो किसी दिन अपना करा जाएगा, डिस्कस करा जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद में आपका ये सारा होगा। इंडेक्स फंड आपका क्या करता है, उस कैटेगरी के सारे उसको जो है उसमें आपका पैसा थोड़ा थोड़ा डाल देता है, तो उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। बट इंडेक्स फंड की मेंटेनिंग का चार्ज काफी कम है, उससे ज्यादा है आपका डायरेक्ट फंड का, उससे कहीं ज्यादा आपका रेगुलर फंड का। रेगुलर फंड का ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपके ब्रोकर को आपकी उसमें से फीस चली जाती है, इसलिए उसका रेगुलर का ज्यादा है। 2013 से पहले सारे के सारे फंड क्या होते थे, रेगुलर होते थे। जैसे LIC में बिना एजेंट के आप काम नहीं कर सकते हो, वैसे ही 2013 से पहले इसमें होता था। बट 2013 में कॉन्सेप्ट आया है, नहीं, जो अवेयर है, जो कि अपना मेंटेन कर सकते हैं, वो डायरेक्ट प्लान में कर सकते हैं, और उनका ताकि उनका खर्चा कम से कम हो सके, फालतू की फीस वो ना दे सके। चलिए ठीक है, ये भी किसी दिन होगा डिस्कस। आज हम पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, तो काफी सारा इसमें ये आ जाएगा। आज के टाइम पर हम 3-4 सेशन में इसको कंप्लीट अपना जो है कवर करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्पीडी चल रहा हो, क्योंकि सब्जेक्ट काफी लंबा है। उसके बाद में इसमें एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसको AMC बोलते हैं, और उसके बाद में इसका जो टोटल कॉर्पस इकट्ठा होता है उसको AUM बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके बाद में इसका एक जो आप एक्सपेंस, जो आप खर्चा पे करते हो, वो आप उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ये हर फंड का अलग अलग होता है, बट कैटेगरी एवरेज के अनुसार देखना चाहिए। अगर डायरेक्ट फंड है उसका 1 रुपये से कम ही होना चाहिए, और अगर मान लिया इंडेक्स फंड है उसका 10 पैसा 5 पैसा इस टाइप से उसका खर्चा होना चाहिए। एक मैंने अमूमन बता दिया है, ठीक है ना। 40 पैसे भी, 45 पैसे भी, 50 पैसे भी, 65 पैसे भी आपको डायरेक्ट फंड अवेलेबल है, ठीक है ना। एनुअल चार्ज है, पॉइंट में मतलब जो कटता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, जितना खर्चा है उतना ही आप दीजिएगा। तो क्या होगा कि लॉन्ग टेन्योर में आपको काफी सारा उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते जाओगे तब ये बातें आपको समझ में आएंगी, जब आप एक बार स्टार्ट कर दोगे। वैसे भी आपको समझाने की कोशिश हमारी रहती है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सावधानियां क्या क्या लेंगे। सावधानियों में सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आप इमरजेंसी फंड लेंगे, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई ना कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट प्रभावित ना हो। क्योंकि आपको पता है मार्केट क्या है, जोखिम के अधीन है। उस समय अगर मार्केट डाउन हो रही होगी तो आपका पैसा भी डाउन हो रहा होगा। हो सकता है कि आपका मूलधन भी डाउन चल रहा हो, और उस समय अगर आपको इमरजेंसी में पैसा निकालना पड़ा तो आप काफी नुकसान में हो जाएंगे। सबसे पहले यहीं पर ही नुकसान में हो जाएंगे, इसलिए आपका इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, इमरजेंसी फंड आपका उतना होना चाहिए जो कि 6 महीने का, मतलब आपका 1 महीने का खर्चा इंटू 6 मंथ, उतना आपके पास होना ही चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ कहाँ आपने पार करना है इसको, ठीक है ना। उसमें कोई मेरा बेनिफिट नहीं, आप ही का बेनिफिट है आपके उसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद में पोर्शन ऑफ इक्विटी, कितना पोर्शन आपका इक्विटी में होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप अगर आ रहे हो तो आपका पैसा किस में जाना चाहिए, इक्विटी में जा रहा है। इक्विटी में जा रहा है तभी आपको ज्यादा से ज्यादा गेन होगा। तो आपको कितना एलोकेशन होना चाहिए, आपका एलोकेशन 100 माइनस एज, जो भी आपकी एज है वो 100 माइनस एज, उतना आपके निवेश का किस में जाना चाहिए, आपका इक्विटी में जाना चाहिए। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपका इक्विटी में उस हिसाब से कम जाना चाहिए, अगर आपका एज कम है तो उसी हिसाब से आपका इक्विटी में ज्यादा जाना चाहिए। उसके बाद में 100 माइनस एज हो गया। अभी ये करता है कि भाई देखो, अब रिस्क लेने की किसी की कैपेसिटी कितनी भी हो, बट जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला जो मैंने स्टडी किया हुआ है वो आपको अगले फंड में पोर्शन आप म्यूचुअल फंड्स में जरूर बताएंगे कि आपका कितना लार्ज कैप में लोड करो, कितना मिड कैप में लोकेट करो, कितना आप स्मॉल कैप में लोड करो। ये आप नेक्स्ट जो हमारे 2-3 वीडियो आएंगे किसी में मैं जरूर कवर करूंगा। कि अब अभी ये 2-3 दिन चलेगा, म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड जानकारियां चलेंगी, क्योंकि इसके बारे में अवेयर होना आपका बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, थोड़ा सा स्पीड में है तो आपको कई सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर करनी पड़ी हैं, सो भाई ये थोड़ा सा आपको जल्दी में बोलना पड़ा है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड के साथ साथ लाइक